नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात के 134वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। गाजियाबाद में सूर्या चौहान मर्डर केस में योगी की पुलिस का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी असद को इनकाउंटर में किया ढेर। एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर धमकाया। कहा समझौता न होने पर फिर होगा हमला। वहीं ईरानी संसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन से जुड़े विधेयक पर करेगी मतदान। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल समेत 10 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। कई जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज खिताबी भिड़ंत। अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। आप खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय, साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 31 मई को सुबह 11 बजे मन की बात का एपिसोड देखना ना भूले। समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को दिखाना हमेशा ही सुखद अनुभव होता है। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल एक 5 मंजिला इमारत ढहने के बाद राहत एवं बचाव अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस और फायर विभाग की टीम के साथ एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें यहां काम कर रही हैं। मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली के साकेत में इमारत के गिरने के मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना से हम बेहद चिंतित हैं। एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, एमसीडी, सीएटीएस और नागरिक सुरक्षा की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही है। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद कोलकाता में जमकर सियासी ड्रामा हुआ। अभिषेक बैनर्जी को कल शाम कोलकाता के गर्दन, पीठ और कमर में दर्द की शिकायत पर एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ने उनकी चोट को बेहद मामूली बताते हुए उन्हें भर्ती करने की जरूरत नहीं है, ये कह दिया। बेलव्यू अस्पताल की तरफ से एक बयान जारी कर ये जानकारी दी गई कि मरीज के सीने पर कुछ निशानों को छोड़कर कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है। मरीज पूरी तरह होश में है, सही तरीके से बात कर रहा है और अपने आसपास की स्थिति को समझ रहा है, इसलिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है।
खबर केरलम से है। केरलम में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बड़ा अभियान चलाते हुए केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में शनिवार को 19 ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और जेलेटिन स्टिक बरामद की गई है। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी के अनुसार फरवरी 2026 में केरलम के मलप्पुरम जिले में एक ट्रक में 89,600 जेलेटिन स्टिक और 10,500 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद किए गए। ये खेप बिना वैध लाइसेंस के हासिल की गई थी और इसके अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने की आशंका है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर पहलुओं को देखते हुए एनआईए ने अप्रैल 2026 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। एजेंसी अब विस्फोटकों की अवैध सप्लाई चेन और इनके संभावित इस्तेमाल की जांच कर रही है। भारत के खनिज क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। देश में अब तक नीलाम किए गए 500 से ज्यादा खनिज ब्लॉकों में से 101 ब्लॉकों का संचालन शुरू हो चुका है। इससे न केवल खनिज उत्पादन बढ़ेगा बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीलामी आधारित पारदर्शी नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, मैग्नीज और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉक अलग अलग राज्यों में उत्पादन शुरू कर चुके हैं। इन खदानों के संचालन से घरेलू उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। अब तक नीलाम किए गए 500 से अधिक खनिज ब्लॉकों में से 101 में उत्पादन शुरू। खान एवं खनिज विकास और विनियमन कानून में संशोधन, लाइसेंस और मंजूरी प्रक्रिया आसान हुई और निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी। पुराने पहले आओ पहले पाओ मॉडल की जगह ऑनलाइन नीलामी की शुरुआत की गई। निजी कंपनियों को कमर्शियल कोल माइनिंग की अनुमति। खनिज क्षेत्र में यह तेजी ऐसे समय में आई है जब भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। निर्माण, स्टील, सीमेंट, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनिज उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो गया है। यही वजह है कि सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खनिज क्षेत्र को विकास का बड़ा इंजन मान रही है। सरकार का जोर खासतौर पर उन खनिजों पर है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और नई तकनीकों के लिए जरूरी हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, रक्षा उत्पादन और हाईटेक उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाना रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 101 खनिज ब्लॉकों के चालू होने से राज्यों की आय में भी बड़ा इजाफा होगा। रॉयल्टी, प्रीमियम और अन्य शुल्कों के जरिए राज्य सरकारों को हजारों करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। इसके अलावा खनन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत ढांचे का विकास भी तेज होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि नीलाम किए गए बाकी खनिज ब्लॉकों का संचालन भी तय समय पर शुरू हो जाता है तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। इससे देश की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, निवेश आकर्षित होगा और आर्थिक विकास को नई मजबूती मिलेगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने असद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और इसी दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी। सूर्या चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था जिसमें कुछ युवक उस पर चाकू से हमला करते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 2 आरोपी फरार थे। असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब पुलिस को 5वें आरोपी की तलाश है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM ने देश भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। विशेष बात यह है कि इसमें 49.75% महिलाओं के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA द्वारा लागू इस मिशन में उत्तर प्रदेश ने 15.3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाकर सबसे आगे है। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में 7.1 करोड़ अकाउंट, बिहार में 6.3 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 5.9 करोड़ अकाउंट बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में भी लोगों की भागीदारी बढ़ी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने पूरी तरह से लक्ष्य हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 जून यानी कल से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF के निर्यात पर संशोधित शुल्क लागू करने की घोषणा की है, जिसमें पेट्रोल के निर्यात पर 1.5 यानी कि 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 यानी कि 13.5 रुपए प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 9.5 रुपए प्रति लीटर का निर्यात शुल्क तय किया गया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बीच देश के नागरिकों को राहत देना है। खास बात यह है कि स्थानीय खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। दरअसल सरकार ने इससे पहले 27 मार्च 2026 से ही पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर शुल्क लागू किया था। यह कदम पश्चिम एशिया में जारी तनाव और तेल आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को देखते हुए उठाया गया था। सरकार का मानना है कि निर्यात को सीमित कर घरेलू मांग को पूरा करना जरूरी है, ताकि देश में किसी तरह की कमी ना हो और कीमतों पर नियंत्रण बना रहे। खबर मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। कल देश के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश के बाद दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हुई है और बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है कि गर्मी बढ़ेगी। लेकिन आइए अब आपको अगली खबर की तरफ लेके चलते हैं, जहां नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व आसूचना निदेशालय यानी कि DRI ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत केरल के कोच्चि, मल्लापुरम और तिरुवनंतपुरम में छापेमारी कर 24 किलो से ज्यादा नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थ जब्त किए हैं। बरामद पदार्थों में मेथाक्यूलोन, मेथाम्फेटामाइन और हशीश तेल शामिल है। इस मामले में तस्करी नेटवर्क से जुड़े 5 लोगों को NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि नशीले पदार्थों की तस्करी हवाई यात्रियों के सामान, कोरियर और निर्यात कार्गो के जरिए की जा रही थी। DRI ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ड्रग तस्करी के खिलाफ उसका अभियान आगे भी जारी रहेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों में आज बारिश हो सकती है और तापमान क्या रह सकता है। मौसम का मिजाज क्योंकि पूरी तरह बदल चुका है और कल देश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जिसमें दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है। कई इलाकों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव के कारण आज भी कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और आंधी तूफान की स्थिति रह सकती है। वहीं विभाग ने कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज राजस्थान, दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल उत्तर भारत को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। हालांकि आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। आप जुड़े रहिए TT न्यूज के साथ। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा।
अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। बस 2,000। इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। ऐसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने में पूरी तरह सक्षम है। कल यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी शांति समझौते को उनकी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित न करने देना शामिल है। हालांकि व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि संभावित समझौते पर ट्रंप जल्दी फैसला ले सकते हैं, लेकिन तेहरान ने किसी अंतिम समझौते की बात से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समझौता ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस की बैठक के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। ईरान की संसद जल्द ही एक ऐसे विधेयक पर मतदान करने जा रही है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को औपचारिक कानूनी रूप देगा। ईरान के वरिष्ठ सांसद अलाउद्दीन सलीमी का कहना है कि ईरान और ओमान को ही इस रणनीतिक जलमार्ग के प्रबंधन का अधिकार है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ईरान के खत्म अल अंबिया केंद्र मुख्यालय ने यह दावा किया है कि देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से जलडमरू मध्य का नियंत्रण संभाल रही है। बयान में यह कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों को केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों से गुजरना होगा और उन्हें IRGC नौसेना से अनुमति लेनी होगी। दूसरी ओर अमेरिका नेतृत्व वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि JMIC ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अब भी लागू है। JMIC ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को अमेरिकी बलों द्वारा रोका, निष्क्रिय या नष्ट किया जा सकता है। अमेरिका की शीर्ष अदालत के एक फैसले के बाद बड़े और छोटे कारोबारों को टैरिफ रिफंड मिलना शुरू हो गया है। शीर्ष अदालत ने फैसला में यह कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास लगभग हर दूसरे देश से आने वाले सामान पर अधिक आयात कर लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। हालांकि यह प्रक्रिया थम सकती है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कहा कि सरकार संघीय न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील करने के बारे में सोच रही है। आदेश में न सिर्फ मुकदमा करने वाली कंपनियों बल्कि अमान्य शुल्क का भुगतान करने वाली सभी कंपनियों को रिफंड लेने की इजाजत दी गई। कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियेसस ने इबोला के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से जल्द इलाज कराने और सुरक्षित अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपनाने की अपील की है। यह कांगो में इबोला का 17वां और अब तक का तीसरा सबसे बड़ा प्रकोप है। WHO ने माना कि संक्रमण की रफ्तार नियंत्रण प्रयासों से तेज है। WHO के अनुसार इस बार फैला दुर्लभ मुंडीबुग्यो स्ट्रेन चिंता का विषय है क्योंकि इसके लिए कोई स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। ऐसे में शुरुआती इलाज और मरीजों को अलग रखना बेहद जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डेनमार्क में भारतीय दूतावास ने पोप लियो 14 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों में समानता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के माध्यम से रेखांकित किया है। दूतावास के अनुसार दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि AI को मानव केंद्रित ही रहना चाहिए, न कि मशीन केंद्रित। पोप लियो 14 ने कहा है कि AI के दौर में मानव गरिमा और मानवता की ही महानता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोर दिया कि तकनीक मानवता की सेवा के लिए है, उसका स्थान लेने के लिए नहीं। साथ ही दूतावास ने कहा कि दोनों की सोच में मानव गरिमा, मानवीय निर्णय क्षमता और नैतिक जिम्मेदारी को तकनीकी क्षमताओं से ऊपर रखने की स्पष्ट समानता दिखाई देती है। जर्मनी के उत्तर पश्चिमी राज्य नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया ने शनिवार को जलवायु नीति के बदलाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने एक विशाल पवन चक्की का प्रतीकात्मक निर्माण कर सरकार की ऊर्जा नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने पास स्थित
गैस्टीन वर्क पावर स्टेशन को प्रतीकात्मक रूप से निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि गैस आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना जलवायु लक्ष्यों के खिलाफ है। स्थानीय पुलिस के अनुसार इस प्रदर्शन में करीब 3000 लोग शामिल हुए, जबकि आयोजकों का दावा है कि लगभग 5000 लोगों ने इसमें भाग लिया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी सिंगापुर ओपन के खिताब से बस एक कदम दूर है। सात्विक चिराग की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक चिराग का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी हम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। इससे पहले टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-19, 21-18 के अंतर से हराया। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज आईपीएल के फाइनल में आमने सामने होने वाले हैं। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले में जहां आरसीबी की नजर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा करने की होगी, तो वहीं गुजरात टाइटंस घरेलू मैदान का फायदा उठाकर दूसरी बार ट्रॉफी को अपने नाम करना चाहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने अब तक एक बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। ऐसे में यह मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। दोनों टीमें इस मैच में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। बात अगर दोनों टीमों के बीच आईपीएल में हुए अब तक के मुकाबलों की करें, तो अब तक दोनों टीमें 9 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस सीजन की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 3 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 2 मैच आरसीबी ने जीते हैं और 1 मुकाबला गुजरात टाइटंस के नाम रहा है। ऐसे में टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान रजत पाटीदार एक और मजबूत पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वहीं आक्रामक गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर रहेगी। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। उस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। अहमदाबाद में इस खिलाड़ी का बल्ला खूब चलता है। ऐसे में उनसे एक जोरदार पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बहरहाल अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है एक और रोमांचक आईपीएल के फाइनल मुकाबले की मेजबानी करने को। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा कौन जमाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खबर सेहत से जुड़ी हुई। तंबाकू सेवन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाकर लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाता है। केंद्र सरकार भी स्वास्थ्य और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर देश भर में जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और जन संदेश कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। तंबाकू एक ऐसी लत जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर देती है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पाद न केवल कैंसर बल्कि हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्या का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लाखों लोगों की मौत तंबाकू सेवन और उसके धुएं के संपर्क में आने से होती है। इन्हीं खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का संदेश है तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के आकर्षण का पर्दाफाश करना। टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, चाहे स्मोक के फॉर्म में ले रहे हो या च्यूइंग के फॉर्म में ले रहे हो, ये शरीर के लिटरली हर ऑर्गन में कैंसर करने की कैपेसिटी रखता है। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी चित्रों का अनिवार्य प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है
तंबाकू छोड़ने का निर्णय किसी भी उम्र में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। घर में सबसे पहला अगर कोई भी एडिक्शन की परेशानी शुरू होती है तो घर में ध्यान नहीं देने के चलते मैं कहूँगा कि शायद ये परेशानी शुरू होती है। स्कूल में नो स्मोकिंग और स्मोक जो भी टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करते रहने की ज़रूरत है। एक पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं इस एडिक्शन की शुरुआत जो होते हैं वो यंग एज में ही होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें ये संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम स्वयं तंबाकू से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे। तंबाकू मुक्त जीवन की ओर बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा। दीजिए अनुमति। नमस्कार।